नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हमारे ऐप पर आप सभी का स्वागत है। और आज चौथी क्लास आपके लिए मैं लेके आया हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट है साथियों, टेक्निकल कोर्स आपका चौथा ऐप पर जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उनको तहे दिल से स्वागत। और आप लोगों का जो लक्ष्य है वो है हमारा टेक्निकल हेल्पर। टेक्निकल हेल्पर भर्ती को लेकर आपका लक्ष्य रहेगा साथियों, और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, आपकी जो क्लास नंबर है वो चौथी क्लास है साथियों। कौन सी क्लास है? चौथी क्लास, जो हर एग्जाम में आपके आते हैं। यानी आपकी चौथी क्लास रहेगी, और ये चौथी क्लासेस में आपका टॉपिक रहेगा विद्युत का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत का परिचय आप लोगों का रहेगा। और ये चौथी क्लास में आपका बार जो टैग रहेगा, अब की बार टेक्निकल हेल्पर पार, अब की बार टेक्निकल हेल्पर पार, इसको आपका जो रहेगा टैग। और आपको इम्पोर्टेंट तैयारी करनी है साथियों। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं बहुत अच्छी बात है, आप लोग तैयारी रूटीन कीजिए। आपको इनने जो ऐप पर कोर्स खरीदा है, इन सारे ये ऐप पर काम आएगा। टेक्निकल हेल्पर में ये काम आएगा। दूसरी चीज़, टेक्निकल हेल्पर में ये बिल्कुल काम आएगा साथियों। इसके अलावा टेक्निकल हेल्पर मेट्रो, यूपीपीसीएल, दिल्ली, लखनऊ, सब जगह ये कोर्स सबके काम आएगा। और पीजीसीएल, लोको पायलट विज्ञप्ति पर आप फोकस कीजिए। रोडवेज में आपकी विज्ञप्ति जल्द आ रही है साथियों। एसएससी की भी आप लोग तैयारी कीजिए। जूनियर इंस्ट्रक्टर एसएससी की आपकी एग्ज़ाम आ रही है, और इसके फॉर्म भी जल्द भरा आ जाएंगे, और एग्ज़ाम भी 2021 में इसकी हो जाएगी। जितने भी साथी जुड़े हुए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट, लाइव क्लासेस कोर्सेज जो साथी ले रहे हैं उनको क्या क्या फ़ायदा है? उनको क्लासेस मिल रही है, रिकॉर्डिंग भी साथ में मिलेगी। रिकॉर्डिंग क्लासेस का जो देख रहे हैं जिनकी हो गई है, इसके बाद पीडीएफ आपको क्लासरूम की मिलेगी, जो ऐप पर मिल जाएगी साथियों। टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे ऑनलाइन, और पीडीएफ दे अभी मैं ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओल्ड पेपर आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, 50 मॉडल पेपर जे बाण बुक के, जो आपको तैयारी आप जो कर रहे हैं आपको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट साथियों, सोपान करियर इंस्टीट्यूट हमारा ऐप है, और इससे आप लोग जुड़े रहे, बहुत अच्छी बात है जितने भी साथी जुड़े हुए थे। और साथियों आप लोगों का तैयारी अच्छे से करिए आप लोगों ने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर एक छोटा सा सेगमेंट है हमारे लिए, यानी क्यूट है। बिना शिक्षा के मनुष्य की नींव घर की तरह होता है। यानी मैं बात करूँ साथियों, यदि आपने शिक्षा प्राप्त नहीं करी तो यानी घर जो बनाते हैं उसके बिना नींव के होता है। आप लोग मंजिल तो बनाओगे लेकिन वो टिकेगा नहीं। इसी शिक्षा भी एक हमारी इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। नेक्स्ट साथियों, अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है विद्युत की खोज सर्वप्रथम 2500 ईस्वी पूर्व यूनानी वैज्ञानिक थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की। यानी साथियों, यदि मैं विद्युत की बात करूं, विद्युत के खोजकर्ता हमारे थेल्स नामक वैज्ञानिक है, जिन्होंने 2500 ईस्वी में की थी। कब की थी साथियों? 2500 ईस्वी पूर्व में की थी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको हम प्राचीन काल का वैज्ञानिक कहा जाता है। यानी ये क्वेश्चन आया हुआ, विद्युत का प्राचीन काल का वैज्ञानिक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा थेल्स नामक वैज्ञानिक। कौन आ जाएगा गुरु साथियों? थेल्स नामक वैज्ञानिक। और थेल्स नामक वैज्ञानिक क्या? कहरवा इलेक्ट्रॉनिक्स नामक पदार्थ की छड़ को रेशम से रगड़कर उसके द्वारा कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित प्राप्त करने में विद्युत सफलता प्राप्त की। यानी मैं बात करूं साथियों, रेशम के छोटे छोटे टुकड़े यानी उसने लिए, उससे रगड़कर विद्युत प्राप्त की। यानी उसने इलेक्ट्रॉन्स का प्रभाव, यानी इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से ही विद्युत धारा का निर्माण हुआ है। इलेक्ट्रॉन यानी कहरवा नामक जो पदार्थ है, इलेक्ट्रॉन उसने ली, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार आया हुआ है, किसके द्वारा विद्युत की प्राप्ति हुई है? इलेक्ट्रॉन से ही प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट, रासायनिक पदार्थों की पारस्परिक क्रिया से ऐसी विद्युत प्राप्त की जो तारों में प्रवाहित करने वाला चल विद्युत कहा जाने लगी। भाई, एक वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने चल विद्युत का प्रतिपादन किया था। और चल विद्युत के प्रतिपादन करने वाला कौन है? वोल्टा नामक वैज्ञानिक, जो 19वीं सदी में इसने विद्युत को प्रवाहित कर दिया। यानी इसने क्या किया? तारों में प्रवाहित करने वाला भारत का एकमात्र वैज्ञानिक मैं कहूँगा। 1925 में विद्युत आ गई थी, और यह है हमारा वोल्टा नामक
वैज्ञानिक। वोल्टा तारों में प्रभावित करने वाला पहला वैज्ञानिक है, वोल्टा नामक वैज्ञानिक, जिसने 19वीं सदी में इसको ला दी थी। चुंबकीय बल रेखाओं का धात्विक चालक के द्वारा छेदन करके स्थिर विद्युत का निर्माण किया जाने लगा। सब इसके बाद चुंबकीय बल रेखाओं के धात्वीय वस्तु के द्वारा इसका छेदन किया जाने लगा, उससे हम कहा जाने लगा चुंबकीय विद्युत कहा जाने लगा। उस चुंबकीय विद्युत से हमारी क्या प्राप्त होने लगी? स्थिर विद्युत प्राप्त होने लग गई। क्या हो गई? स्थिर विद्युत प्राप्त होने लग गई। उस स्थिर विद्युत के खोजकर्ता हमारे माइकल फैराडे है। कौन है साथियों? स्थिर विद्युत के खोज करता है हमारे माइकल फैराडे। ये क्वेश्चन आया है, माइकल फैराडे कौन थे? माइकल फैराडे एक वैज्ञानिक था जिन्होंने फैराडे नामक चुंबकीय फैराडे का सिद्धांत प्रतिपादन किया, और इसी ने ही इस चुंबक का प्रतिपादन करके विद्युत की प्राप्ति की। जितने भी मोटर्स, अल्टरनेटर, जो सब करने वाला, इस वैज्ञानिक को पूरा श्रेय जाता है और इस वैज्ञानिक को ही माना जाता है माइकल फैराडे। उसका नाम है साथियों माइकल फैराडे। अगला नेक्स्ट, स्थिर विद्युत के खोजकर्ता यानी स्थिर माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने की। किसने की थी? माइकल फैराडे। और माइकल फैराडे को आधुनिक काल का वैज्ञानिक कहा जाता है। आपको याद रखना है, हमारे विद्युत के 3 वैज्ञानिक हुए थे। पहला वैज्ञानिक हुआ था बोल्ट, यानी सबसे पहले थेल्स नामक वैज्ञानिक। कौन सा साथियों? थेल्स नामक वैज्ञानिक, जो 2500 ईस्वी पूर्व में विद्युत की खोज की, और उन्होंने कहरवा नामक पदार्थ से रगड़ कर के, कहरवा यानी रेशम से रगड़ कर उसने विद्युत की प्राप्त की। दूसरा हुआ बोल्टा नामक वैज्ञानिक, जिन्होंने तारों में प्रभावित किया यानी चल विद्युत की खोज की। क्या की? चल विद्युत के खोजकर्ता हमारे कौन है? बोल्टा। तीसरा हुआ चुंबकीय यानी फैराडे। तीसरे वैज्ञानिक को हमारे फैराडे, जिस विद्युत चुंबकीय विद्युत की प्राप्त की। ये क्वेश्चन आया हुआ, और जिसे हम आधुनिक काल का जनक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ सकता है साथियों। 2021 में ये आने की पूरी संभावना है। 2021 में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। आधुनिक काल का वैज्ञानिक किसे कहा जाता है? वो हमारा आएगा माइकल फैराडे। कौन सा जाएगा साथियों? माइकल फैराडे। इसके बाद नेक्स्ट, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की साथियों में चर्चा करूँ। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत है यानी आपका थ्योरेटिकल ऑफ एनर्जी कन्वर्शन। यानी मैं ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की बात करूं तो हमारा एक वैज्ञानिक है आइंस्टीन। क्या नाम है? नाम सुना होगा आपने, आइंस्टीन। जो मान के चलो मैं साथियों, आइंस्टीन की परिचर्चा मैंने अपने ऐप पर भी डाल रखी है। बहुत एक महान वैज्ञानिक थे जिनकी मैं सोच नहीं सकता, हम परिकल्पना नहीं कर सकते। वो महान वैज्ञानिक जिन्होंने एक साइंटिस्ट का निर्माण किया, जिसने ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला आइंस्टीन। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन आया हुआ, कई बार आया हुआ है कंपटीशन में। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के प्रतिपादन करने वाले किस वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? वहाँ पर आएगा आइंस्टीन। ठीक है, आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर m के लिए जाना जाता है, यानी E बराबर mc² के लिए भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कई बार आया हुआ। E mc के द्वारा किसे जाना जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन को। आइंस्टीन ने इसका प्रतिपादन किया था। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत को न तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को एक रूपांतरण है, एक रूपांतरण से दूसरा रूपांतरण परिवर्तन करता है। बिल्कुल साथियों, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत यही बात कहता है कि हम एक रूपांतरण से, एक ट्रांसफॉर्म से दूसरे ट्रांसफॉर्म में हम परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर न तो इसको नष्ट किया सकता है, न इसको पैदा किया जा सकता है, लेकिन इसको हम कह सकते हैं एक में रूपांतरण ट्रांसफॉर्म में इसको हम परिवर्तन कर सकते हैं। याद रखना, एक रूपांतरण से हम दूसरे रूपांतरण में परिवर्तन करने वाला वह कौन सा नियम है? क्वेश्चन आया हुआ कई बार। विद्युत एक प्रकार की क्या है? एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है। और ये किसने कहा? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला महान वैज्ञानिक कौन था? आइंस्टीन। कौन था साथियों? आइंस्टीन। आपको याद रखना है, आप लोग लिख लीजिए। आइंस्टीन ने किस सिद्धांत क्या
सापेक्षता का नियम, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, इसके लिए जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग लगातार जुड़े रहे। अच्छी बात है, आप लोग तैयारी कीजिएगा साथियों। जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अच्छे से कीजिए। और आप लोगों को मेन लक्ष्य होना चाहिए, हमारी अब की बार नौकरी लगनी चाहिए कैसे भी करके, ठीक है। अगला नेक्स्ट, सुरक्षा चिन्ह। सुरक्षा चिन्ह की साथियों में चर्चा करूं, सिंबल की चर्चा करूं तो यहाँ पर अपने 4 सिंबल होते हैं जो इलेक्ट्रिकल में आते हैं। या कोई सी भी आप लोग एग्जाम ले लीजिए, हर एग्जाम में ये कोर्स काम आएगा। प्रत्येक एग्जाम के लिए कोर्स होगा और ये कोर्स ऐप के लिए मैं परमानेंट डाल रहा हूँ। जितने भी साथी होंगे आप लोग इसको आप लोग खरीदें, जितने भी साथी आप लोग देखें। देखो सबसे पहला है निषेधात्मक। हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन से पूछता है, यानी कि ये निषेधात्मक जो होता है ये किस चिन्ह में कहाँ होता है। निषेधात्मक की साथियों में चर्चा करूँ, इस संकेत को नहीं करने का संकेत देता है। ये इम्पोर्टेंट है। निषेधात्मक तो नहीं करना कहते हैं ना, नहीं करना। सिगरेट नहीं पीना, कहीं भी जाते हुए नहीं करने का जो संकेत देता है। इसकी आकृति गोलाकार होती है। इसकी आकृति कैसी होती है साथियों? वृत्ताकार। इसको मैं वृत्ताकार भी कह सकता हूँ। इसकी आकृति कैसी होती है? वृत्ताकार, ठीक है। और बॉर्डर व क्रॉस लाल रंग का होता है। क्वेश्चन आया हुआ आपके DMRC में क्वेश्चन पूछ लिया था, बॉर्डर और क्रॉस रंग किस रंग का होता है, वो लाल रंग कहाँ पर होता है। ये 2018 वाली जो विज्ञप्ति उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि लाल क्रॉस बॉर्डर रंग कहाँ किसका होता है? निषेधात्मक का होता है। इसकी धरातल की पृष्ठभूमि का रंग सफ़ेद होता है, सफ़ेद काला रंग का होता है। यानी इसकी पृष्ठभूमि का जो रंग है वो काला रंग, सफ़ेद रंग का होगा साथियों। और इसका चिन्ह काला रंग का होगा। इसका चिन्ह किस रंग का होगा साथियों? काला रंग का। इसका सफ़ेद पृष्ठभूमि का रंग तो किसका होगा भाई? इसका सफ़ेद पृष्ठभूमि सफ़ेद, और ये काला रंग का क्या होगा? इसका चिन्ह होगा। काला रंग का क्या होगा? चिन्ह होगा, ठीक है। आपको याद रखना है, काला रंग का इसका चिन्ह होगा हमेशा भी। जब भी आए इसका चिन्ह काला रंग का होता है, पृष्ठभूमि का रंग सफ़ेद रंग का होता है। प्रवेश निषेध, कहीं भी जाते हैं नहीं करने का संकेत देता है। धूम्रपान निषेध, दोनों तरफ के वाहनों का निषेध, आग न बुझाना, आपातकालीन इमरजेंसी। यानी जहाँ पर नहीं करने का संकेत आ जाएगा वो हमारे किस में आ जाएंगे? निषेधात्मक चिन्ह में आ जाएंगे। ये आपको याद रखना है और ये हर एग्जाम में पूछते हैं, ये हर एग्जाम में आपके आते हैं, ठीक है साथियों। नेक्स्ट, अब कौन कौन से देख लीजिए आप लोग नहीं करने का संकेत, जिससे देख लीजिए ये सारे संकेत हैं नहीं करने के जितने भी आपके हैं। तो आपके जितने भी आपके आ रहे हैं ये नहीं करने के संकेत देते हैं। मोटरसाइकिल, व्हीकल, ये आग ने जलाना, ये सब आपके सिगरेट ने, देखो क्रॉस चिन्ह बीच में आ रहा है, ये सब हमारे ये चिन्ह है। यह क्या है? हमारे चिन्ह है जो आपके एग्जाम में आते हैं। दूसरा, आदेशात्मक मेडेंड्री, यानी आपके मेडेंड्री जो सिग्नल्स है, यानी सिग्नल की मैं बात करूँ, इस संकेत में अनिवार्यता संकेत का कार्य करने से तथा बाद में इससे चिन्हों का आदेश दिया जाता है। इसमें क्या दिया जाता है? आदेश दिया जाता है। इसकी आकृति गोलाकार होती है। इसकी आकृति कैसी होती है साथियों? गोलाकार होती है। और इसमें गोलाकार आदेश जब किसी चीज़ को देते हैं यानी अनिवार्य होता है। जैसे मान के चलो हमारा कोई टप्पू है, क्या है? टप्पू। वो टप्पू क्या करेगा? हेलमेट पहन के जाएगा, कहेंगे सब आदेश दे रहा है, आदेश दे रहा है। यहाँ पर क्या दे रहा है? आदेश। सब पृष्ठभूमि का रंग कैसा होगा? दस्ताने पहनना, हेलमेट पहनना, ये सब हमारे पृष्ठभूमि का रंग नीला रंग का होता है और संकेत यहाँ पर सफ़ेद रंग का होता है। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर एग्जाम में आपके आते हैं। यानी आपके पृष्ठभूमि का रंग नीला होगा और सफ़ेद रंग का होगा, आपको हमेशा याद रखना है। हर एग्जाम के आपके ये आते हैं। अगला क्वेश्चन, सूचनात्मक। आपके पहला जो क्वेश्चन है, पहला है आपका निषेधात्मक। निषेधात्मक देखा होगा नहीं करने का संकेत देता है। दूसरा आपका मेडेंड्री, करना आवश्यक है, जैसे हेलमेट पहनना, हाथों में दस्ताने पहनना। जैसे हम किसी भी जाते हैं पोलो पर तो वहाँ पर हम एक सहायक व्यक्ति साथ रखना, और पोलो पर जाते समय एक रस्सी जो भी होती है, हमारे जो सहायता बॉक्स होता है उसको साथ रखना, ये हमारे मेडेंड्री हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सुरक्षा का पालन करना है। दूसरा, सूचना, तो इन्फॉर्मेशन देना,
यानी इन संकेतों के द्वारा इंफॉर्मेशन दी जाएगी जिसका आकार वर्गाकार होता है। इसका आकार कैसा होता है? वर्गाकार। और वर्गाकार के माध्यम से इस पृष्ठभूमि का रंग हरा होता है और संकेत सफ़ेद रंग का होता है। जो आपको दिख रहा होगा इसकी पृष्ठभूमि का रंग ये वर्गाकार और आयताकार दोनों होता है और इसका रंग कैसा होगा? सफ़ेद रंग का होगा, रंग सफ़ेद। और इसकी पृष्ठभूमि का रंग कैसा होता है? हरा। ये क्वेश्चन आया हुआ कई बार और आता है, आपको याद रखना। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको वर्गाकार और ये सारा आपको दिख रहा है हरा रंग, सफ़ेद रंग का चित्र है सामने दिखाई दे रहा है, पृष्ठभूमि का रंग आपको दिख रहा है। ये जैसे पेट्रोल पंप है, दिखे हो अपने, प्राथमिक उपचार है, हॉस्पिटल है, और ये आपके और ये यांत्रिक दिख रहा है। यहाँ पर ये चीज़ें आपको दिखाई देगी। ठीक है साथियों, आप लोग अच्छे से एक एक नोट्स बना लीजिए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको हो जाएगी अब ज़िंदगी। ये चीज़ों से बाहर आपका एक क्वेश्चन नहीं जाएगा जो कि मैं लेके आया हूँ। चेतावनी, चेतावनी की मैं चर्चा करूँ, इन संकेत को उद्योगों में सचेतक चिन्ह भी कहा जाता है। देखो चेतावनी की बात करूँ, क्वेश्चन आता बहुत इंपॉर्टेंट, भाई चेतावनी क्या होती है? अरे चेतावनी भाई संकेत होती है। कौन सी संकेत होती है? सचेतक। कौन सी होती है साथियों? सचेतक होती है। सचेतक चिन्ह होता है, इससे हम और आने वाले आगंतुकों को सूचना देता है। कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है, मान के चले कि राम श्याम आ गए, अपने कंपनी में आते हैं और कहते हैं सब राम, उनको क्या पता कंपनी के नियम, लेकिन ये सिंबल बताएंगे, संकेत करेंगे, चेतावनी देंगे उन्हें, जाइए इधर क्या है, वॉशरूम है, इधर पानी पीने का है। ये सब हमारे सिंबल जो भी आने वाले व्यक्ति को निर्देश देता है। इधर हेड ऑफिस है, इधर ब्रांच ऑफिस है, ये सारी चीज़ें हमारे क्या बताती है? चेतावनी देती है, आने वाले आगंतुकों को सूचना देती है। इधर हमारा गार्ड बैठा है, इधर ये व्यक्ति है, इधर रिसेप्शन है। ये हमारी चेतावनी आने वाले को यानी जो भी चीज़ों को सूचना देती है और खतरों को बताती है। खतरों की बात करूं तो यानी आपके बारे में यहाँ पर ऐसा रंग होगा जैसे मान के चलो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर पर लिखा होता है 33/11। कितना लिखा होता है साथियों? 33/11। तो ये हमारा किस रंग होगा? इस तरह का, यानी त्रिभुजाकार। आने वाले आगंतुकों को खतरे की सूचना देती है। खतरा, यहाँ पर खतरा आपको नहीं जाना तो यहाँ पर पता चल जाएगा खतरे का, डेंजर का निशान सब यहाँ नहीं जाना, डेंजर है, खतरा है। तो यानी जो भी सूचना यहाँ पर देती है आने वाले व्यक्ति को खतरे के निशान के बारे में, उसकी आकृति कैसी होगी? टिंगुलर होगी, त्रिभुजाकार होगी और इसका पृष्ठभूमि का रंग पीला होता है। संकेतक कौन से? काले रंग का होता है। ठीक हो, पीला रंग इसका पृष्ठभूमि का होगा। और जैसे ट्रांसफार्मर खतरा, आग लगने का खतरा, विस्फोटक का खतरा, ये भी लिख लीजिए साथियों, विस्फोटक। विस्फोटक पूछ सकता है किस संकेत होता है? चेतावनी में आता है। अगला सूचना, तो सूचना देता है सब, कोई भी व्यक्ति आए, एक तो देता है सूचना, तो ये देख लीजिए, ये आपके ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा साथियों। अग्निशामक यंत्र यानी सूचना देता है आपको, ये क्लियर है आपका बिंदु? ठीक है। अगला आपके लगने वाली, हमारी बात करें आग साथियों, लगने वाली आग हमारी 4 प्रकार की आग है, ए बी सी और डी। कौन कौन सी है? ए बी सी और डी। हम चारों की चर्चा करेंगे। पहला, ए प्रकार की आग। ए प्रकार की आग हमारी नॉर्मल आग होती है, लकड़ी, काका, जूट आदि में लगने वाली आग। यानी हमारी बात करें साथियों, नॉर्मल जो आग होती है वो हमारी लगती है और उस आग को कितने, यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, लगने वाली आग को किसके द्वारा बुझाया जाता है? यानी ये मान के चलो लकड़ी में आग लग गई साहब, मान के चलो यहीं आग लग गई, क्या करेंगे हम? पानी के द्वारा। ये नॉर्मल जो आगे होती है बिल्कुल सिंपल, उसको हम पानी के द्वारा बुझा सकते हैं। पानी पर बहाला झाग यंत्र, क्वेश्चन आया हुआ है और इसको C2 यानी इसमें पानी में क्या होता है? पानी के द्वारा नॉर्मल बुझा सकते हैं। दूसरा, बी प्रकार की आग। बी प्रकार की आग वाला यंत्र को हम क्या कहते हैं साहब? चिक्करण। ये क्वेश्चन पूछा गया, बी वाली आग को क्या कहा जाता है? चिक्करण। बुझाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? चिक्करण। इसमें मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, यानी इसमें क्या कहता है? मिट्टी, डीजल, पेट्रोल जो आता है वो किस प्रकार की आग में आता है? ये हमारा चिक्करण के अंदर आएगा साहब। क्या आएगा? चिक्करण, यानी बी प्रकार की आग में आएगा। किस में आएगा? बी प्रकार की आग में ये क्वेश्चन सबके आ जाएगा। तीसरा, इसको बुझाने के लिए झाग वाला यंत्र और कार्बन डाइऑक्साइड का इसमें प्रयोग किया जाता है।
झाग वाला यंत्र, ये क्वेश्चन पूछा गया है, झाग वाला यंत्र का प्रयोग पेट्रोल डीजल आदि को बुझाने के लिए किया जाता है। अगला नेक्स्ट, सी प्रकार की आग, सिलेंडर, एलपीजी गैस, विस्फोटक पदार्थ, ये यहाँ पर आता है विस्फोटक पदार्थ, इसमें आ जाएगा। विस्फोटक पदार्थ में लगी आग को बुझाने के लिए कि सिलेंडर, एलपीजी और विस्फोटक पदार्थ, ये हम एलपीजी सी प्रकार की आग में आता है। इसमें शुष्क पाउडर के द्वारा हम इसको बुझाते हैं साहब, किसके द्वारा? शुष्क पाउडर के द्वारा हम इस आग को बुझाते हैं। आपको याद रखना है, हर एग्जाम में आपके ये आता है। तीसरा, डी प्रकार की आग। डी प्रकार की आग आपको लगभग याद होगा। डी प्रकार की आग विद्युत में लगी आग को होता है। कौन सी आग साथियों? विद्युत में लगी आग को बुझाने की, विद्युत में लगी यानी हमारी बिजली में, बिजली से लगी आग, विद्युत में लगी आग, विद्युत से लगी आग, इसको एक ही बात है, दोनों परिभाषा एक ही है। तो इसकी बात करूँ तो इसको कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CTC कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्रकार की अग्निशामक यंत्र होता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड अग्निशामक यंत्र के द्वारा इस आग को हम बुझाते हैं। किसके द्वारा साथियों? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये CTC आता है, किसका? CTC। और ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसको विद्युत में आग बुझाने के लिए हेलोन प्रकार अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया। ये क्वेश्चन आया हुआ ITI में आपके कई बार आता है। हेलोन प्रकार आग प्रतिष्ठानों और विद्युतीकरण के लगी आग को प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल पेट्रोल में यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार ये क्वेश्चन आपके आया हुआ। नेक्स्ट, इसके बाद थोड़ा सा एक बिंदु और लिख लेता हूँ साथियों, एक बिंदु और लिख लीजिए, CCl4 क्लोरोफ्लोरो डीमीथेन ब्रोमो, ये ब्रोमो क्लोरोफ्लोरो डीमीथेन होती है, इसका भी प्रयोग हम करते हैं। लिख लीजिए आप लोग CCl4 क्लोरो डी मीथेन, ये क्लोरोफ्लोरो डी मीथेन, ये भी विद्युत में लगी आग को बुझाया जाता है। CCl4, ये क्वेश्चन आता है आपके, CCl4 किस प्रकार की आग को बुझाता है? तो क्लोरोफ्लोरो डी मीथेन आपको ये प्रभावित करता है। आपको याद हो गया। अगला नेक्स्ट, हमारे 1956 के जो नियम हैं वो विद्युतीकरण के इम्पोर्टेंट है साथियों, और ये हर एग्जाम में आते हैं, लेकिन आपके बुक में कहीं भी नहीं है इसका नियम। एक एक नियम को मैं आपको संशोधित करूँगा। सबसे पहले हमारा जो नियम है 1956 में बनाया गया था। 1956 में नियम बनाया गया। जब नियम बनाया गया था तो हमारे कितने नियम थे? 146। कितने थे साथियों? टोटल 146 नियम थे। अब लेकिन कितने? अभी एक टोटल 156 है। ये इम्पोर्टेंट नियम है और ये आपके पूछे जाते हैं। 1956 नियम के तहत आता क्वेश्चन, विद्युत में कुल कितने नियम होते हैं? अभी एक वर्तमान की बात करूँ तो 156 होते हैं साथियों। कितने होते हैं? 156। यदि मैं चर्चा करूँ तो 156 होते हैं टोटल, लेकिन पहले कितने थे? 56 के अनुसार 146, 10 नियम और बढ़ गए। पहला, ये क्वेश्चन आता कई बार आया हुआ, ये उपभोक्ता को अर्थिंग से संबंधित नियम है। अर्थिंग से संबंधित नियम किसी नियम के तहत आता है? 33 नियम के तहत। किसी नियम के तहत? 33। ये नियम चेतावनी खतरा को खतरा को दर्शाने वाला नियम हमारा कौन सा होगा साहब? नियम 35। कौन सा नियम होगा? 35। खतरा को दर्शाने वाला नियम कौन सा होगा साथियों? 35वां नियम होगा। जैसे 33 kV वोल्ट, 132 वोल्ट, ये हमारे जितने भी नियम है। आपसे पूछेगा साहब यल दे दिया ट्रांसफार्मर, किसी नियम के तहत है? बताइए आप लोग कौन सा नियम है भाई? ये 35वां नियम है। कौन सा नियम है? 35वां। जो ट्रांसफार्मर दे देगा वो लिख देगा 33 kV, किसी नियम के तहत है, वहाँ आपको क्या आ जाएगा साथियों? 35वां नियम आ जाएगा। नियम नंबर 44, नियम नंबर 44 कहता है, ये नियम किसी पीड़ित व्यक्ति को प्राथमिक संकेत उपचार को बताता है। प्राथमिक दिए गए उपचारों की निर्देश ये देता है। याद रखना है नियम, ये इंपॉर्टेंट आपके नियम है। 44वां नियम, ये आपके 3 नियम हुए साथियों। पहला 33वां जो अर्थिंग को दर्शाएगा, दूसरा चेतावनी निर्देश देता, तीसरा यानी 144 जो पीड़ित व्यक्ति का उपचार के निर्देश को दर्शाता है। नेक्स्ट वीडियो, सेक्शन नंबर 45,
यानी सेक्शन नंबर 45 यानी नियम नंबर 45 क्या कहता है, देखो आप लोग साथियों, नियम नंबर 45 की यदि मैं चर्चा करूं, एक एक बिंदु आपको ध्यान से पढ़ना है। आपको स्लाइड मिलेगी साथियों, पीडीएफ आपको प्रोवाइड मैं आप पर करवा दूंगा। यानी इलेक्ट्रिसिटी क्लास आपकी एटीएम की नहीं है साथियों, ठीक है। तो उपभोक्ता कर्मी मालिक को आपूर्ति उद्देश्य से राज्य सरकार संबंध में लाइसेंस प्राप्त विद्युतधारी ठेकों को छोड़कर योग्य प्रमाण पत्र रखने वाले विद्यार्थियों को देख रेख में परमिट रखने के लिए व्यक्ति के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त बेशर्त केंद्र शासन की ओर से खाना क्षेत्रों, रेलवे प्रतिष्ठानों, केंद्र राज्य दोनों सरकार की ओर से ये निष्पादित मामलों में आधिकारिक राज्य पत्र संबंध है। यानी बात करूँ साथियों, ये कहना चाह रहा है कि 45 नियम के अनुसार जो हमारी आईटीआई की डिग्री है, आईटीआई का जो डिप्लोमा है, ये डिप्लोमा का जो डिप्लोमा है ये राज्य और सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप से माना गया है। लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक परमिट की आवश्यकता होती है, देखने के लिए एक लाइसेंस की आवश्यकता होती है। इसे लाइसेंस के राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, जो आपके लिए मान्य होगा, आपूर्तित होगा। ये इम्पोर्टेंट है। ये नियम किसके तहत है भाई, लाइसेंस रखने का, टेक्निकल इलेक्ट्रिकल लाइसेंस रखने का नियम 45 का नियम बताता है साहब, पहला। दूसरा नियम कहता है साहब 46वां सेक्शन कहता है, इस नियम का अनुपालन नीचे दिए गए इंसुलेशन प्रतिरोध के मापने के लिए किया जाता है। यानी प्रतिरोध मापने के लिए इसका किया जाता है। इंसुलेशन का प्रतिरोध 46A भाग में आता है साहब ये। यानी इंसुलेशन का यदि मुझे प्रतिरोध मापना है, किस नियम के तहत आएगा, 46 में। क्या में आएगा, 46 में आ जाएगा साथियों। 46(2) में आता है, प्रत्येक लाइव कंडक्टर और पृथ्वी के बीच का 1 मिनट की अवधि के लिए लागू 500 A और कम से वोल्टेज मध्यम वोल्टेज उपकरण को इंसुलेशन प्रतिरोध कम से कम 1 मेगा ओम होगा। यदि मैं बात करूं साथियों, कोई भी हम पदार्थ लेते हैं, उस पदार्थ का ओम 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। याद रखना, 1 मेगा ओम होना चाहिए, तब जाके वो इंसुलेशन सही है। अगला बिंदु, प्रत्येक लाइव कंडक्टर पृथ्वी के बीच 1 मिनट की अवधि के लिए देखो, कोई भी कंडक्टर और पृथ्वी के बीच की अवधि के लिए 2.5 किलो वोल्ट होना चाहिए। उस उपकरण को इंसुलेशन मापने के लिए इसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 5 मेगा ओम होने चाहिए। ये 46 का 3A कहता है साहब, ये 46वां 13C या 3 नियम कहता है। आपको 5 यानी हम आपके पास 2.5 kV से उच्च उपकरण है तो आपका 5 मेगा ओम से कम प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब आ गया साहब 49वां नियम। हमारा 49वां नियम क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 49वां नियम कहता है, यह नियम उपभोक्ता के लिखे धारा सुरक्षा युक्ति के लिए किया जाता है। जैसे RLCB, ELCB, MCB यानी सुरक्षा से संबंधित फ्यूज हुआ और आइसोलेटर हुए, ये सारे चीज़ हमारे किसके अंदर आते हैं साथियों, 49वें नियम के तहत। किसके नियम आएंगे, 49वां नियम है जो ये दर्शाता है। नियम नंबर 54 की यदि मैं चर्चा करूं तो सिर्फ वोल्टेज पर होगा साथियों। किस पर होगा, वोल्टेज के संबंधित, वोल्टेज से आने वाले प्रत्येक क्वेश्चन यानी विभवांतर और जो होता है उसके बारे में हम 59वां आपका नियम है, 59 नहीं 54वां साथियों, 54वां आपका नियम है जो आने वाले हर एग्जाम में। ये नियम वोल्टेज के परिवर्तन पर आधारित है। आपको पहला ये नियम जो है आपके ±6%, यानी हमारी जो वोल्टेज है 240 से 6% कम ज़्यादा हो सकती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी उच्च वोल्टेज है आपकी तो वो 12% भाई। यदि कम वोल्टेज है, निम्न वोल्टेज यानी आपकी 240 वोल्टेज है तो कितनी, 6%। यदि आपकी उच्च वोल्टेज है यानी 11 kV से अधिक है तो वहाँ पर आपके 12% से कम होनी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके, उच्च वोल्टेज की जो परिवर्तन क्षमता कितनी होती है, उच्च वोल्टेज की परिवर्तन क्षमता कितनी होती है, तो वहाँ पर आ जाएगी आपकी 12.5%। कितनी आ जाएगी साथियों, 12.5% आपकी आज आएगी। अगला, हमारी जो वोल्टेज होती है वो
अनेक प्रकार की हमारी वोल्टेज होती है और अब मैं एक वोल्टेज आपको पढ़ा रहा हूँ। पहला निम्न वोल्टेज। निम्न वोल्टेज होती क्या है साथियों, इस वोल्टेज के लिए 0 से लेकर 250 तक की वोल्टेज को अपने निम्न वोल्टेज कहते हैं। यानी मैं बात करूँ हमारे घरों के अंदर जो प्रयोग की जाती है वो 250 वोल्ट तक प्रयोग की जाती है। इसे हम सिंगल फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, सिंगल फेज। एक एक बिंदु उतार लीजिए साथियों, सिंगल फेज। सिंगल फेज कौन सी में आती है, निम्न वोल्टेज में। किस में जाएगी साथियों, निम्न वोल्टेज में। मध्यम वोल्टेज में 250 से लेकर 750 तक की वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, मध्यम वोल्टेज कहते हैं। 750 तक की जो वोल्टेज होती है उसे हम मध्यम वोल्टेज कहते हैं। अगला नेक्स्ट वीडियो। उच्च वोल्टेज की यदि मैं साथियों चर्चा करूं, उच्च विभव, उच्च वोल्टेज कह सकता हूँ, उच्च विभव कह सकता हूँ कि विभव का मात्रक है वोल्टेज। 650 से लेकर 33 तक की वोल्टेज तक को उच्च वोल्टेज कहा जाता है। हमारी तीसरी वोल्टेज कौन सी है, उच्च वोल्टेज। यानी 750 से लेकर 33 केवी तक को उच्च, अति उच्च होती है हमारी 33 से लेकर 132 किलोवाट तक की उच्च विभव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 33 से लेकर 132 किलो वोल्टेज तक की वोल्टेज को उच्च विभव कहा जाता है। ये याद रखना है, वोल्टेज विभव और विभव अंतर का मात्रक है। उच्च वोल्टेज यानी 132 किलो वोल्ट से अधिक वोल्टेज को अति उच्च वोल्टेज विभव कहा जाता है। बिल्कुल, अति उच्च में कितना आएगा साथियों, आपने पढ़ा 750 से 33 तक आपकी उच्च हो गई। इसके बाद एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई के अंदर 33 से लेकर कितनी आ गई, 132। 132 से अधिक जो होती है वो अति उच्च होती है। इंपॉर्टेंट, एक होती है आधुनिक। आधुनिक जो होती है वो 400 केवी तक, जिसको आधुनिक अति उच्च। यानी भारत के अंदर 400 केवी हाई उत्पादन होने लग गया। इससे कितना होने लग गया, 400 केवी। ये आपको याद रखना, 400 केवी का भारत के अंदर उत्पादित होने लग गया, इसलिए हम इसको 400 केवी वोल्टेज उत्पादन करते हैं। साथियों एक और है, 400 केवी से भी और अधिक होने लग गया अति उच्च विभव। जो आधुनिक की अति उच्च विभव है वो 765 वोल्टेज को अति आधुनिक का अति उच्च विभव कहा जाता है। इससे भी अधिक है, यह भी होने लग गया। हम ये तो है नियम नंबर 55 में, जो 54 में थे, नियम नंबर 55। नियम नंबर 55 कहता है, ये नियम फ्रीक्वेंसी परिवर्तन पर आधारित है। ये नियम नंबर हमने 54 पढ़ा, वोल्टेज पर आधारित है। और नियम नंबर 55 की यदि बात करूं, ये फ्रीक्वेंसी पर आधारित है, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर है। भारत की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ज होती है। अमेरिका की 60 हर्ज होती है। भारत से लगने वाले मैं साथियों चर्चा करता हूं। ये थोड़ा सा गलत बन गया, ठीक है, थोड़ा सा गलत बना है। यही है, देखो साहब, ये हमारा क्या है, भारत। ये हमारा भारत है, ये हमारा इंडिया है। इस इंडिया की मैं चर्चा करूं साथियों, इस इंडिया की आसपास के जो पड़ोसी देश है हमारे, जिसमें तो समुद्र है तो, और इधर भी समुद्र है, और यानी आसपास के जो देश है ये, और नीचे हमारा श्रीलंका। तो यहाँ पर आसपास के जो पड़ोसी देश है उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 50 हर्ज होगी। आपको याद रखना ये क्वेश्चन, पड़ोसी देशों की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ज होती है। आपको हमेशा याद रखना है, हर एग्जाम में पूछा गया कितनी वोल्टेज, यदि सिंगल फेज है तो 250 वोल्टेज, 240, ठीक है। 50 हर्ज की सिंगल वोल्टेज 50 हर्ज होती है और 240 वोल्टेज होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत की नाम अनुसार होता है, 50 हर्ज फ्रीक्वेंसी होती है और कितना, ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट,
साथियों फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा, नियम नंबर 77 पढ़ेंगे अब। नियम नंबर 77, नियम नंबर 77 ये कहता है यदि नियम सड़क के पृथ्वी से नीचे मध्य वोल्टेज ऊंचाई कितनी होगी। यदि आपसे बात करूं तो हमके क्वेश्चंस आता है, ये हमारे जो ये हम और वहाँ पर भी पढ़ेंगे, पावर सिस्टम के अंदर भी। पावर सिस्टम के अंदर मैं बिल्कुल पढ़ाऊँगा साथियों नियम नंबर 77 के अंदर। तो मैं एक बार इसकी भी चर्चा कर लेता हूँ कि दो चीज़ें होती है। एक तो होती है घरों से बगल में गुजरने वाली छत से कितनी दूरी होनी चाहिए। दूसरी होती है कि जो हमारी रोड होती है उसके बगल में और एक रोड के अक्रॉस आर पार, एक समुद्र के आर पार, ये सब चीज़ें मैं बिल्कुल चर्चा कर रहा हूँ आपके साथ। देख लीजिए साथियों, एक तो घरों पर, दूसरा सड़क, सड़क के बगल में, इससे कहता है सड़क के साथ साथ, सड़क के साथ साथ और सड़क के आर पार, सड़क के आर पार, अक्रॉस, एक तो क्रॉस एक अक्रॉस दोनों होता है। आर पार का मतलब होता है आर, एक तो होता है ये घरों के बिल्डिंग से कितनी दूरी होनी चाहिए, सड़क के साथ साथ चलने वाली और सड़क के क्रॉस। यानी मान के चले साथियों, ये तो हो गई हमारी सड़क, ये सड़क है, मेगा हाईवे हमारा राजस्थान का, और इस मेगा हाईवे के बगल में गुजरने वाली एक है ये मेगा हाईवे हमारा। और इस मेगा हाईवे के बगल में नहीं, यहाँ पोल लगा दिया, ये पोलों की दूरी कितनी होनी चाहिए, इसकी ऊंचाई याद रखनी हमें, इसकी ऊंचाई कितनी होगी, इस पोल से इस पोल की ऊंचाई जो रखी जाएगी तारों की वो कितनी होगी, इस पर मैं आज आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। तो देखिए साथियों, ये नियम सड़क के पृथ्वी से निम्न मध्यम वोल्टेज ऊंचाई 18 फीट होनी चाहिए। यदि मैं मध्यम की बात करूँ 58, यदि हमारे पास निम्न और मध्यम, यानी साथियों बात कर रहे हैं हम 240 और 650 वोल्टेज है, तो हमारी 18 फीट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 18 फीट। कितनी होनी चाहिए साथियों, 18 फीट होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हैं। दूसरा नेक्स्ट, दूसरा है यदि हमारी उच्च वोल्टेज है, यदि हमारी उच्च वोल्टेज है यानी 33 के तक है तो 19 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 19 फीट होनी चाहिए। यदि और सड़क के आर पार है, मैंने बताया अभी सड़क के आर पार, यदि निम्न मध्यम वोल्टेज है तो 19 और यदि उच्च है तो 20। ठीक है। और नियम के यदि हम बात करें, नियम नंबर गुणंतर ये कहता है भवन के ओवरहेड लाइन ऊर्ध्वाधर लाइन का अंतर दिया जाता है, दिया गया है। यानी वो भवन के ऊपर अपने मकान से ऊपर से गुजरने वाली लाइन का निर्देश दिया गया है साथियों। समझ में आ रही बात है। यानी मैं चर्चा करूं कि यानी घरों की लाइन, घरों की लाइन जो नियम नंबर गुणंतर में दिया गया है, ये अपना घर है साहब। ये घर है रामलाल का। कौन रहता है भाई इसमें, रामलाल रहता है। इस रामलाल का घर में इसकी ऊपर से लाइन गुजर रही है। मान के चलो हमारी इस मकान के ऊपर से लाइन गुजरेगी। यदि मैं बता रहा, यदि निम्न वोल्टेज है तो 18 फीट और यदि उच्च और अति उच्च है तो 19 फीटों की आवश्यकता है यहाँ। ठीक है साथियों, ये आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल हुआ। और बेसिक इलेक्ट्रिकल के बाद अगला जो टॉपिक है मैं आपको लेकर आऊँगा, आपको मिल जाएगा। इसकी PDF आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी साथियों को धन्यवाद भाई।